Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss defects of public sector enterprises. Means public sector enterprises में या public sector में क्या क्या limitations हैं, criticisms हैं, ठीक है. फर्स्ट आता है आपका लैक ऑफ एफिशिएंसी. अक्सर देखा जाता है कि हम ये बोलते हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर है या पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस. ठीक है. अब रीज़न कुछ भी हो सकता है उनका कि चाहे मैनेजर्स या ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को कमिट नहीं करते फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड वेलफेयर, या मतलब खुद को उनके साथ बिलोंगिंगनेस अपनी क्रिएट नहीं करते हैं और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से इवेड होते हैं. ठीक है. या फिर आप बोल सकते हो वहां पर जो डिसीजन मेकिंग की जाती है या उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है. ठीक है. रेड टेपिज्म देखने को मिलता है. तो कुछ भी रीजन हो सकता है, बट अल्टीमेट कंसीक्वेंस क्या है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही लो होती है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेज. ठीक है. चलो, क्या कहते हैं, जनरली द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज लोअर देन द प्राइवेट एंटरप्राइजेज. This is because of several reasons, such as managers and organizers of public enterprises seldom commit themselves to the growth and the welfare of these enterprises. जो आपके पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस के जितने भी मैनेजर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो बहुत ही रेयरेस्ट अपने आप को कमिट करते हैं टुवर्ड्स द ग्रोथ या फिर वेलफेयर ऑफ दीज एंटरप्राइजेस. मतलब अपने आप को बिलोंग ही नहीं करते हैं. ठीक है. उसके साथ कनेक्ट ही नहीं करते हैं कि हमें कोई ऐसा वर्क करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे एंटरप्राइज का ग्रोथ हो या फिर वेलफेयर हो. ठीक है. जनरली क्या देखा जाता है, दे इवेड फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं. मोरओवर दीज एंटरप्राइजेस सफर फ्रॉम रेड टेपिज्म. इनमें ज़्यादातर पब्लिक एंटरप्राइजेस में रेड टेपिज्म भी देखा जाता है. रेड टेपिज्म क्या है कि काम तो कर रहे हैं, बुकिश में सब कुछ हो रहा है, बस वो एक बंडल्स बनते जा रहे हैं, काफ़ी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, बट उसको एग्जीक्यूट कहीं नहीं किया जाता. सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बुक सब कुछ बन रहा है, बट उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होता. डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन टेक लॉन्ग टाइम. अब डिसीजन लेने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तब तक तो अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है. ठीक है. दिस एडवर्सली अफेक्ट्स द एफिशिएंसी. लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हेल्ड दैट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इज द फंडामेंटल वीकनेस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. उन्होंने क्या कहा है कि जो एक मेन रीजन है ना कि पब्लिक एंटरप्राइजेस क्यों अच्छा काम नहीं परफॉर्म कर पाती है, क्या रीजन है उनका कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट है. इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट होने के कारण आपकी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो उनकी वीकनेस बन जाता है. ठीक है. सेकेंड वन इज पुअर मैनेजमेंट. देखो क्या कहते हैं, लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट इज येट अनदर ड्रॉबैक ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. अब आज की डेट में भी इनकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है, जो इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है. क्या होता है, आप ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पब्लिक सेक्टर में ना पॉलिटिशियंस या फिर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को आप अपॉइंट करते हैं ऑन द मैनेजरियल पोस्ट. ठीक है. अब जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं ना, इनका एक मेन मोटिव होता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी यूज़ करते हैं एज अ मीन्स, ताकि वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके. अब जब आपकी गुड मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई ऐसी मैनेजमेंट नहीं है जो आप की एंटरप्राइज के बारे में सोचती है, तो ऑब्वियस है कि जो आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस होंगी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, अकम्प्लिश करने में फेल हो जाती हैं. ठीक है. तो यही बोला गया, पॉलिटिशियंस या फिर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आर अपॉइंटेड ऑन द मैनेजरियल पोस्ट ऑफ दीज एंटरप्राइजेस. These politicians use public enterprises as a means to promote their political interest. Lacking good management, public enterprises fails to achieve their objectives. अब जब good management ही नहीं है तो public enterprise obvious है कि वो कभी भी अपने goals को, objectives को achieve नहीं कर पाएगी. The government has failed to adopt a suitable policy to attract good management in the public sector enterprises. तो गवर्नमेंट इस चीज़ में भी फेल हो गई है कि सूटेबल पॉलिसी को बनाए जो गुड मैनेजमेंट को अट्रैक्ट करे, किसमें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में. क्लियर है सेकंड पॉइंट भी. चलिए, थर्ड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव. क्या कहते हैं, देखो जनरली देखा जाता है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं ना, उनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना, है ना. उनका मेन मोटिव ये नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. वो क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वो होता क्या है, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एट रिड्यूस्ड प्राइसेस पर. ठीक है. ताकि इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन किया जाए और हेल्प की जाए पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को. बट जब आप प्राइस पॉलिसी मतलब ऐसी होती है कि जो आपके
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर बेस नहीं होती है, सोशल वेलफेयर के ऊपर बेस्ड होती है, तो इससे होगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, है ना। आपका मोटिव है कि हमें क्या करना है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी, ऑब्वियस है कि आपकी सक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। जब आपके प्रॉफिट से नहीं है तो आप कहीं इन्वेस्ट भी क्या करेंगे, ठीक है। चलो, क्या कहते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस डू नॉट हैव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज देयर सोल ऑब्जेक्टिव्स, बट social welfare is also considered as the objective of public enterprises. Sometimes public enterprises sell their products at reduced prices with a view to strengthen the structure of the economy and to help the poorer sections of the society. नॉर्मली कई बार क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाकर बेचते हैं एट रिड्यूस्ड प्राइसेस, ठीक है, सो दैट इकोनॉमी का स्ट्रक्चर डेवलप हो और जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं वो क्या हो जाए, आपके उनको भी एक हेल्प हो जाए। प्राइस पॉलिसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो भी अपनी प्राइस को सेट करने की पॉलिसी अडॉप्ट की है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, वेलफेयर के ऊपर, नॉट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब क्या कहते हैं, लो प्राइस फिक्सेशन, अगर आप प्राइस को लो सेट करेंगे देन इट लीड्स टू लो प्रॉफिटेबिलिटी टू दीज एंटरप्राइजेस, तो आपके प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। अब जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट और उसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट होने तक का जो समय होता है। देखो, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बट आप उसमें प्रोडक्शन कब कर रहे हो, आपने मैन्युफैक्चरिंग को यूनिट तो लगा ली, एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है, अब आप 5 मंथ्स बाद उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करो। जो ये गैप है ना, दिस गैप इज नॉन एज जेस्टेशन पीरियड। जितना ज़्यादा ये टाइम पीरियड होता जाएगा उतने आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो इनकर हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपको खर्चा तो करना पड़ रहा है, बट आपको जनरेट कुछ नहीं हो पा रहा, तो आपके प्रॉफिट्स लोअर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है ना, उसमें जेस्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर लार्ज स्केल एंड कैपिटल इंटेंसिव. These enterprises have long gestation period. There is a long time gap or time lag between the establishment of these enterprises and the start of production. Longer this gestation period, higher the cost and lower the profits. जितनी ज़्यादा ये गैप ज़्यादा होगा, आपका बड़ा होगा, उतने ही आपको क्या होंगे, कॉस्ट हाई बियर करनी पड़ेगी और जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है वो लो हो जाएगी. क्लियर? चलो, नेक्स्ट आता है आपका ह्यूज कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर्स. देखो, पब्लिक एंटरप्राइजेस ना बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, और वो उनको इस्टेब्लिश करने में आपके जो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इनकर होते हैं. अब जब आपका काफ़ी सारा एक्सपेंसेस बियर हो रहे हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स को सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है ना, वही आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं. कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर के आपके ऑफिसेज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनके नियर बाय ना आप एक रेजिडेंशियल हाउसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर योर वर्कर्स या फिर मैनेजर्स. तो जो उस कंस्ट्रक्शन का आपका कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, उसके कारण आपके प्रॉफिट्स को लो होना पड़ता है, ठीक है. तो क्या कहते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज आर लार्जली एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड द सिटी लिमिट्स एंड एट न्यू प्लेसेस. लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड on the construction of residential houses for the workers and managers. बहुत सारे आपको expenditures incur करने पड़ते हैं, किसके लिए? For the construction of residential houses. अब किसके residential houses के लिए आपको खर्चा करना पड़ रहा है? For the workers and managers. Such huge investments cause low profits. तो इनसे होता क्या है कि आपके जो profits है वो low होने start हो जाते हैं. Next one is industrial disputes. देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में क्या है कि अक्सर देखा जाता है जो पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स होते हैं ना, ऑफन इंडल्ज होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में. डिस्प्यूट्स होता है आपका या तो वर्कर्स या मैनेजमेंट के बीच में, मोस्टली देखा जाता है, ठीक है. और देखो, जब वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहेंगी रेगुलर बेसिस पर, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को सफर करना पड़ता है बैडली, और इससे आपकी आउटपुट भी कम आएगी, कॉस्ट भी ज्यादा आएगी और प्रॉफिट्स तो ऑब्वियस है कि रिमेन हो जाएंगे लो, ठीक है. देखो क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर वर्कर्स ऑफन इंडल्ज इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. Disputes between workers and management are almost a regular feature. This badly affects production efficiency, resulting in low output and high cost. Consequently,
रेट ऑफ प्रॉफिट रिमेन्स लो, और होगा क्या इन सब के कारण कि जो आपका प्रॉफिट का रेट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ लोकेशन। देखो लोकेशन कहाँ पर है आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस की, इन चीजों का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है या पब्लिक सेक्टर है ना, वो बैकवर्ड एरियाज में लोकेट होते हैं, और उनका मेन व्यू पॉइंट क्या होता है कि उन्होंने प्रमोट करना होता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को, है ना। अब आप बैकवर्ड रीजन्स में अपना कोई भी सेटअप लगा रहे हैं तो आपको जो एनवायरमेंट एक तो वो अच्छा नहीं मिल रहा, आपको रिसोर्सेज अवेलेबल अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, तो काफी सारी डिफिकल्टीज को, ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ता है, जिनके कारण आपकी कॉस्ट फैक्टर हाई हो जाती है और अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना। देखो बैकवर्ड एरियाज में आपको रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल किए जा रही, अब बैकवर्ड एरियाज में आप रिसोर्सेज लेके तो आएंगे तभी तो प्रोडक्शन होगी, तो कहीं दूर से अगर लेके आते हो तो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ गई, तो अल्टीमेटली कॉस्ट फैक्टर बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे आपके रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ना होने के कारण आपका कॉस्ट फैक्टर हाई हो जाता है और लीड्स करता है लो प्रॉफिटेबिलिटी को। क्या कहते हैं, अ प्राइवेट एंटरप्राइज इज लोकेटेड एट अ प्लेस दैट सूट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं ना, वो उस लोकेशन पर सिचुएटेड होते हैं जहां से उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड पब्लिक एंटरप्राइजेस आर लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज विद अ व्यू टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। लेकिन जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं उनका मेन मोटिव होता है बैकवर्ड एरियाज में लोकेट करना, ताकि वो प्रमोट कर सके बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को। जो एरिया वाइज एक डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, ठीक है, इनइक्वालिटी हो रही है या आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस हमेशा इंडस्ट्रीज को सेटअप करती है इन द बैकवर्ड एरियाज। दीज प्लेसेस फेल टू ऑफर डेवलप्ड एंड इकोनॉमिकली वायबल एनवायरमेंट। एज अ रिजल्ट कॉस्ट फैक्टर इज पुश्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज रिड्यूस्ड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर स्टाफिंग। देखो ओवर स्टाफिंग क्या है कि अक्सर देखा जाता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस में ना जितने लोगों के नहीं भी रिक्वायरमेंट आप उससे ज्यादा हायर कर लेते हो। अब इससे होता क्या है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी होती है। अब जॉब सिक्योरिटी ने पता है हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारी सैलरीज हमारे अकाउंट्स में आ जाती हैं। प्रोडक्टिविटी लो होगी बट आपका जो वेज बिल है वो बढ़ता जाएगा, आपको पे तो करना ही है बट आपको उनसे आउटपुट कुछ नहीं मिल रही है। तो अल्टीमेटली ये पब्लिक सेक्टर का बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ओवर स्टाफिंग होती है। ओवर स्टाफिंग इज वेल नॉन फीचर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। दिस रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी एंड हाई वेज बिल। Marginal productivity of the workers is zero और even negative in some of the enterprises। Marginal productivity जो होती है आपके workers की वो बिल्कुल ही जीरो होती है और किसी किसी केसेस में तो नेगेटिव में ही चली जाती है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इररिस्पॉन्सिबल स्टाफ। देखो जो आपने स्टाफ हायर किया हुआ है अपना पब्लिक एंटरप्राइजेस में, वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, इनडिसिप्लिन्ड है, ठीक है, करप्ट होता है और इररिस्पॉन्सिबल होता है। वो अपने जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती है वो उनसे इवेड होते हैं, वो भागते हैं, कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग वो अपना 100% नहीं देते हैं, ठीक है, सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जॉब्स तो सिक्योर है। उनकी जो प्रमोशन की जाती है ना, वो एफिशिएंसी के बेसिस पे नहीं की जाती कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कितना काम कौन बेस्ट कर रहा है। नो, सिंपली सीनियरिटी के बेसिस पर उनकी प्रमोशन की जाती है। अब इससे हो क्या रहा है, वो इररिस्पॉन्सिबल और बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इन पब्लिक सेक्टर वर्कर्स आर जनरली इनडिसिप्लिन्ड एंड करप्ट। दे आर हार्डली कॉन्शियस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। The security of job makes them irresponsible। अब irresponsible बना कौन रहा है इन्हें, job security। Their promotion is determined not by their efficiency but simply by their seniority। Seniority के basis पर इनकी promotions की जाती हैं, ना कि इनकी efficiency। काम जितना मर्जी अच्छा कर रहे हैं but promotion पहले seniors की ही होती है। Trade unions are also responsible for the indifferent attitude of the public sector workers। दिस रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी। अब इन सबसे होता क्या है, जितना सीनियर हो रहा है आप उसे प्रमोट तो कर रहे हैं बट उसकी एफिशिएंसी कम होती जा रही काम करने की। सैलरी आप उसे हाई पे कर रहे हो बट उससे काम आपकी आउटपुट आपकी उसको कुछ मिल नहीं रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट वन इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखो
जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाता है इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या कहते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस आर नॉन फॉर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। दिस इज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस सच एज लैक ऑफ रॉ मटेरियल, trained personnel, lack of demand, lack of proper planning in respect of production capacity, and inefficiency of management. Because of underutilization of their capacity, these enterprises fail to get higher return on their investment. Of course, अगर आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी नहीं है, आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उसके ऊपर आपको रिटर्न कम मिलने वाला है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी लो हो जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। इसका क्या मतलब है कि आप कैपिटल तो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो बट उससे मिलने वाली जो आपको आउटपुट है वो आपकी कम है। ठीक है, एज कंपेयर टू कैपिटल आपकी आउटपुट बहुत ही ज्यादा कम है, जिससे हो गया है आपको लॉस हो रहा है। अब क्या कहते हैं, आउटपुट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज मच लोअर एज कंपेयर टू देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा करी है, सपोज आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे बट उससे मिलने वाली जो आउटपुट है एज कंपेयर टू कैपिटल बहुत ही ज्यादा लो है आपकी। दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो इज वेरी हाई। ठीक है, ऑन द वन हैंड देयर इज लो प्रोडक्शन इन दीज एंटरप्राइजेस एंड ऑन द अदर हैंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल रिमेन्स लो। दिस एडवर्सली अफेक्ट्स द पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखो अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो इन एंटरप्राइजेस होते हैं ना पब्लिक सेक्टर, वहाँ पे लो प्रोडक्शन होती है एक तो, और सेकंड थिंग ये बोलेगी कि जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है ना वो भी लो रहती है। अब दो टर्म्स हैं, एक तो लो प्रोडक्शन और एक लो प्रोडक्टिविटी। अब देखो प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब जब आप रॉ मटेरियल से गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस को आप बोलते हैं प्रोडक्शन। बट अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं एफिशिएंटली देन इट इज नॉन एज प्रोडक्टिविटी। करना आपने प्रोडक्शन ही है गुड्स एंड सर्विसेज की, बट अगर आप एफिशिएंटली होकर काम करते हैं देन इट इज टर्म्ड एज अ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इट मीन्स प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स and productivity is defined as the process of producing goods and services efficiently. Clear? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन। देखो क्या कहते हैं, इन मेनी पब्लिक एंटरप्राइजेस सच एज हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशंस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देयर इज लॉट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. This involves huge liability of interest payments without corresponding returns. Machines also remains idle. This results in low profitability. देखो होता क्या है, ये कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जहां पर ओवर कैपिटलाइजेशन देखी जाती है। अब इससे होता क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स की लायबिलिटी है ना, वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी मशीन्स आइडल रहना स्टार्ट हो रही है, जिसके कारण आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है, क्लियर है? देखो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। बेसिकली हमने 12 डिफेक्ट्स या क्रिटिसिज्म पढ़े हैं। फर्स्ट है आपका लैक ऑफ एफिशिएंसी, सेकंड वन इज पुअर मैनेजमेंट, सोशल ऑब्जेक्टिव, देन लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, देन ह्यूज कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इफेक्ट ऑफ लोकेशन, ओवर स्टाफिंग, irresponsible staff, underutilization of production capacity, high capital output ratio, and the last one is over capitalization. I hope you like this video. Do like, share and comment below to share your reviews, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.